हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब की नीट 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे आप में से स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा परेशान करती है, लेकिन आज ये परेशानी आपकी जड़ से सॉल्व होने वाली है। यस, आपने सही सुना। तो पहले से ही फुल जोश में लाइक करें खुद के लिए एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि भैया नीट 2026 में मचाने के बाद कौन से कॉलेज में आप जाने वाले हो। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, आप नीट 2026 में अपना बेस्ट देने वाले हो और ऑर्गेनिक आपकी परेशानी नहीं रहेगी। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंडामेंटली हमें दिक्कत कहाँ पे आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें समझने में दिक्कत आती है। जब हमें समझ में नहीं आता तो सवाल भी नहीं होते, हमें याद भी नहीं होता। फिर दिमाग में ये बसता रहता है कि इतने सारे मैकेनिज्म्स, इतने सारे रिएजेंट्स, इतनी सारी रिएक्शन सर याद ही नहीं होती, कैसे होगा। क्या हम एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं? एनसीईआरटी से काम बन जाएगा क्या? तो देखो यार, सीधा बेस लेवल पे आते हैं। वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना कैसे होता है, और फिर हम बात करते हैं कि समझ तो लिया, लेकिन फिर उसको याद कैसे किया जाए और एग्जाम में अपना बेस्ट कैसे दिया जाए, प्रैक्टिस कैसे किए जाए। चलो, पहला पोर्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का सही सीक्वेंस क्या होता है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से पहले कुछ हमें बेसिक्स आने चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के। जैसे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक्स हम पढ़ते होते हैं जिनका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये बेसिक्स हमें आते होंगे तब जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने लायक होंगे। तो पहले इनको ब्रश अप कर लेना। अब इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स होते हैं जो नॉर्मली क्लास 11 में कराए जाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं आईपीएसी नेमिंग, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईपीएसी नेमिंग हो गया। इसके बाद हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। इसके अलावा आइसोमेरिज्म हो गया। तो आईपीएसी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। अब पहले बात करते हैं आईपीएसी नेमिंग की। आईपीएसी नेमिंग से क्वेश्चंस बहुत गहरे नहीं आते। अगर हम इसको सिंपली एनसीईआरटी लेवल तक कर लेते हैं और सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। नॉर्मली कई बार हम आईपीएसी नेमिंग में बहुत डीप जाने लग जाते हैं, लेकिन बहुत गहरे सवाल आईपीएसी नेमिंग से नीट में नहीं आते हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर आप आईपीएसी नेमिंग को कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अब डाउट आता है कि सर कॉमन नेम्स को कैसे हैंडल करें। तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ कि कॉमन नेम्स वही होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। तो कॉमन नेम्स रट के काम नहीं चलेगा। कॉमन नेम्स का जितना आप यूज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, नेचुरली आपके लिए वो कॉमन हो जाएंगे। जहां तक अगर हम बात करें ये आइसो, नियो, टर्शरी, ये सब क्या होता है, तो इससे रिलेटेड वीडियो, कॉमन नेम से रिलेटेड मेरे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो कॉमन नेम्स नेचुरली हो जाता है। प्लस एक और तरीका ये है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनके कॉमन नेम्स की लिस्ट आप बना लेना, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अब बात आती है जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। देखिए, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो और पहचानो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जीओसी में हमें समझना होता है कि रेजोनेंस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इंडक्टिव क्या है। एक बार हमने समझ लिया, फिर हमें इसकी जम के प्रैक्टिस करनी होती है, यानी इसका एप्लीकेशन देखना होता है। अब जो रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव है, दैट इज RHI, इसका एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी एरोमेटिसिटी, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोनैन, ये सब हमें समझना होता है। तो पूरी जीओसी के ये दो मेजर हिस्से होते हैं। जीओसी को समझने के बाद ही हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म समझ में आते हैं। तो जीओसी पे हमें स्ट्रेंथ बनानी है, जिसमें हमें जम के प्रैक्टिस करनी है, तभी हमारी ये अच्छी हो पाएगी। अच्छा, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत आती है कि सर मान लीजिए ऑर्गेनिक हमें अपने टीचर से समझ में नहीं आती, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर टॉपिक के वीडियोस मेरे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो कोई भी टॉपिक आपको परेशान करता है, जैसे कि रेजोनेंस या आइसोमेरिज्म, तो यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन द यूट्यूब रेजोनेंस विनीत खत्री सर, राइट, या फॉर एग्जाम्पल इंडक्टिव इफेक्ट विनीत खत्री सर। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस तरह के सारे टॉपिक बाय टॉपिक, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मेरे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जीओसी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिर साथ में आ जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, थोड़ा समझना होता है और प्रैक्टिस का खेल ज़्यादा होता है। इसमें बेसिक बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, मेनली प्रैक्टिस का ज़्यादा गेम होता है।
जैसे इसमें स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दो पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चरल थोड़ा छोटा पार्ट होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का आगे बहुत एप्लीकेशन आता है, जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेसिक्स अच्छे करके अगेन प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब प्रैक्टिस जब आप करोगे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को, तो थ्योरी अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी। अब मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट अच्छे कर लिए, आईपीएससी जीओसी आइसोमेरिज्म अच्छा कर लिया। अब बात आती है रिएक्शन वाले पार्ट की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा मेजर हिस्सा है रिएक्शन वाला पार्ट। अब रिएक्शंस को समझना अगर है तो उसके लिए सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बेसिक्स आपको आने चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है। जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसमें मल्टीपल स्टेप होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए। सारा गेम, सारा खेल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का होता है। इलेक्ट्रोफाइल गरीब होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और न्यूक्लियोफाइल एक अमीर स्पीशी होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर हम किसी भी रिएक्शन के स्टेप के अंदर पहचान ले कि कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें समझ में आ जाएगा। और एक बार हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, एरो जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, एरोज हमेशा मैकेनिज्म्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं। और जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा, और अब एक नया बॉन्ड बनेगा तो बहुत बार एक पुराना बॉन्ड भी साथ साथ ब्रेक होता है, तभी वहां पे वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। इस तरीके से रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को हमें अंडरस्टैंड करना होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। साथ में हमें पता होना चाहिए रिएक्शंस कहाँ होती है। रिएक्शंस होती है सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट एक तरह से एक ऐसा लिक्विड होता है, ऐसा मैदान होता है जिसके अंदर रिएक्शन इज कैरिड आउट। तो सॉल्वेंट बहुत सोच समझ के चुना जाता है ताकि रिएक्शन में यील्ड अच्छी हो। तो एक बार हमें समझ में आ जाएगा कि कितने प्रकार की रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, कौन सी हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अगर रिएक्शन का टाइप समझ में आ गया, मैकेनिज्म्स को अगर हम समझ गए, तो हमें ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो आपको इस तरीके के टीचर्स से ही पढ़ना चाहिए जो आपको ऑर्गेनिक को रटवाए नहीं, ऑर्गेनिक को समझाएं। आपका मैकेनिज्म्स में अपने आप एक इंटरेस्ट डेवलप हो और आप खुद से भी मैकेनिज्म्स को समझ पाएं, रटे नहीं। नॉर्मली हमें लगता है, बहुत बार टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं कि कई बार सीधा बस रटवा देते हैं कि पहले स्टेप में ऐसा, फिर स्टेप में ऐसा, फिर ऐसा। नहीं भाई, हर स्टेप के बाद आपको अपने आप अंदाजा लग जाता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या पॉसिबिलिटी है। विद ईच स्टेप यू गेट आइडिया कि अगले स्टेप में अब क्या हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने वीडियोस बना भी रखे हैं दैट हाउ टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स। तो आपको पूरे मैकेनिज्म्स की फील भी उन पर्टिकुलर वीडियोस से आ जाने वाली है। उन यूट्यूब के सारे वीडियोस जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उनका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना है। अब जैसे ही ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स आपको समझ में आ जाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा, सर कितने मैकेनिज्म्स हमें याद करने चाहिए। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना फंडामेंटली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शंस होती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है, प्लस कुछ नेम्ड रिएक्शंस होती है। तो हमें सारे मैकेनिज्म्स याद नहीं करने होते। ज़्यादातर जगह अपना को बस अगर आउटकम पता है, हमें पता है कि यार प्रोडक्ट बनाना आता है मुझे, तो ट्रिक से भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन कुछ फंडामेंटल मैकेनिज्म्स अगर हमें आ जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील बहुत ही अच्छी आ जाती है। जैसे कि SN1, SN2, E1, E2, एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी लगभग अराउंड 10-12 ये इंपॉर्टेंट जेनरिक मैकेनिज्म्स। एरोमेटिक रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो कैसे होता है। तो ये बेसिक फाउंडेशनल 10-12 मैकेनिज्म्स हमें आना चाहिए। और कुछ नेम्ड रिएक्शंस जो NCERT में दी हुई है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन कैसे होती है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होती है, ये जो कुछ कम से कम 8 से 10 इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस हैं, इनके मैकेनिज्म्स हमें पता होते हैं तो अच्छा रहता है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, अगर हमारा मैकेनिज्म्स का बेस तैयार हो गया, जो नॉर्मली हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में तैयार हो जाता है, तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। यानी फिर हम हेलोजन डेरिवेटिव्स को भी अच्छे से समझ पाते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, एलिमिनेशन कैसे होती है, सब समझ में आना शुरू हो जाता है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे कमांड में आ जाती है जैसे ही हमने फाउंडेशनल चैप्टर्स GOC, IPSC, आइसोमेरिज्म कर लिया, प्लस हाइड्रोकार्बन के मैकेनिज्म्स और बेसिक्स अच्छे कर लिए, तो आगे वाले चैप्टर्स जो हैं हमारे हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, एरोमेटिक की रिएक्शंस, सब हमारी कमांड में आनी अपने आप शुरू हो जाती है।
अब डाउट आता है सर क्वेश्चंस कैसे करें? तो देखो सारा गेम है प्रैक्टिस का। जितने सवाल आप करोगे ना, यानी आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो वहाँ पे आप साथ साथ में आपको डीपीपीज तो मिलती होंगी, कुछ क्लास में इलस्ट्रेशंस होती होंगी, प्लस मॉड्यूल या शीट मिलता होगा, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपके पास अवेलेबल होते ही हैं। तो वो आपको जम के करने चाहिए, बहुत सारे सवाल लगाने चाहिए, रेलेवेंट क्वेश्चन करने चाहिए। ध्यान दीजिए जिस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं जाना चाहिए। सारा गेम प्रैक्टिस का है। अब जैसा कि आप नीट के पेपर की बात करते हो, रीसेंट पेपर में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, उससे पहले भी अच्छे क्वेश्चंस आते थे पर उतने नहीं आते थे, अब रिलेटिवली वो रेशो बढ़ गया है। यानी सारा गेम आपकी रैंक जो है ना वो अच्छे सवालों पे डिपेंड करती है। तो अच्छे सवाल कई बार हम फैल जाते हैं, अच्छे सवाल हम खुद से सॉल्व नहीं कर पाते। इसीलिए हमारी जो टीम है आपके लिए एक प्रैक्टिस बेस्ड बैच लेकर आई है नीट 2026 के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे सवालों को सॉल्व करने में हमें बड़ी दिक्कत आती है और वहीं पे हमारा स्कोर जो है ना ओवरऑल मॉक टेस्ट में स्टक रह जाता है, 300 पे रह जाते हैं, 350 पे रह जाते हैं, क्योंकि अच्छे सवाल हम खुद से सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस बेस्ड बैच है इसमें सारे के सारे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे और आपका प्राइम फोकस ये होगा कि पहले आप बेस लेवल आपका अच्छा हो जाए, लेकिन अच्छे सवालों को कैसे करना है वो एबिलिटी इस बैच में डेवलप करी जाएगी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी एंड बायोलॉजी में भी। तो जो भी बच्चा अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करना चाहता है, अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहता है, इस बैच का हिस्सा बन सकता है। जो भी बच्चा इस बैच का हिस्सा बनना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, आप उसको फिल कर दीजिए, हमारी टीम जो है वो आपको कनेक्ट जरूर करेगी। अब आपको पता लग गया कि भाई प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस करते करते ऑर्गेनिक अपने आप याद होना शुरू हो जाएगी। प्लस इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छा तरीका होता है, आपको रिएजेंट्स की लिस्ट बना लेनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो उन रिएजेंट्स की लिस्ट बना लो। प्लस अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, शॉर्ट नोट्स आपको तभी बनाने चाहिए जब आप सारे का सारा चैप्टर के डीपीपी, मॉड्यूल, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ एनालाइज कर लेते हो, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि यार इस चैप्टर का ये पार्ट समरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तब ही हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स जब आप बनाओगे और उनको जब रिवाइज करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शंस एक साथ आपके दिमाग में रहेगी। प्लस आप फ्लो चार्ट्स खुद के बनाइए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, दूसरों के फ्लो चार्ट्स देखते हैं या दूसरों के लर्निंग चार्ट्स देखते हैं या दूसरों के नोट्स रेफर करते हैं। नहीं भाई नहीं, तेरा दिमाग से निकला हुआ जो जब तू खुद लिखेगा ना तो वो तेरे को बहुत अच्छे से याद होगा, वही तेरा बेस्ट साथी होगा। तो खुद से फ्लो चार्ट्स या माइंड मैप क्रिएट करना, जिससे पूरे एक चैप्टर का रिवीजन बहुत कम समय में तू कर सकता है। कई सारे लर्निंग चार्ट, फ्लो चार्ट मैंने खुद YouTube पे दिखा रखे हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस एक साथ याद की जा सकती हैं, है ना। उसके अलावा ऑर्गेनिक को मेमोराइज करने का बहुत अच्छा तरीका होता है ऑर्गेनिक कन्वर्जन सॉल्व करना। 12th को ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स आपको NCERT में मिल जाएंगे, तो उनको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हमें याद होती है, क्योंकि उसमें हमें सोचना होता है, थॉट प्रोसेस बनाना होता है कि यार मैं कितने स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाऊंगा, कौन सा मिसिंग रिएजेंट है। तो ऑर्गेनिक में बहुत तरह तरह के सवाल होते हैं, सीक्वेंस वाली रिएक्शंस भी होती हैं। तो आप जितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ही आपकी एबिलिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंप्रूव होती जाएगी। प्लस एक और मैं थंब रूल बताता हूँ, एक हैक आपको बताता हूँ, वो है आप अगर कोई रेफरेंस बुक लेते हैं जिसको आप रीड करते हैं, उससे भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबिलिटी इंप्रूव होती है। जैसे कि अगर आप PY ब्रूस, देयर इज अ बुक नोन एज PY ब्रूस, उसको आप साथ में कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज करते हैं ना, सेलेक्टेड टॉपिक्स को, मैकेनिज्म्स को, तो आपकी एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी होगी। तो रेफरेंस बुक भी इतना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस प्रैक्टिस के लिए वैसे तो आपका करंट मटेरियल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, फिर भी आप एक गिवन रेफरेंस बुक ले सकते हैं जो प्रॉपर NCERT बेस्ड हो। अब बात आती है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT का क्या रोल है। तो देखिए NCERT के रोल की अगर मैं बात करूं तो NCERT रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप शुरू से NCERT को पढ़ोगे तो उसमें आपको क्रैमिंग लगेगा, रटने की बात लगेगी। कोटा में जो हम लोग पढ़ाते आए हैं ना हमेशा से, वो हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाते हैं। यानी पहले फॉर एग्जाम्पल एडिशन पढ़ाएंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, फिर एलिमिनेशन, फिर एरोमेटिक, सारी रिएक्शंस एक साथ कराएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस्ट सीक्वेंस जो होता है वो तो कंसेप्ट लेवल पे होता है,
चैप्टर लेवल पे हमें लास्ट में रिवीजन के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। लेकिन एक और बात ध्यान रखिए, एनसीईआरटी को पढ़ते पढ़ते कई बार बोरिंग हो जाता है, तो एनसीईआरटी को भी ढंग से क्रैक करने का सबसे अच्छा जरिया जो होता है वो होता है क्वेश्चंस। जाओ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करो, उसके लिए एनसीईआरटी को रेफर करो। तो एनसीईआरटी की पहले फास्ट रीडिंग की, फास्ट रीडिंग करने के बाद फिर हम आराम से सवाल करेंगे और जहाँ जहाँ स्टक होंगे वहाँ से हम एनसीईआरटी को रेफर करेंगे, उससे एनसीईआरटी भी हमारी कवर हो जाएगी। अगर इन सारी बातों का आप ख्याल रखते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सुपर पावर बन जाएगी। तो भाई अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल। सभी को राधे राधे।